तो लगातार इंतखाबी जंग पर कवरेज जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बुलंदशहर के नगला में शुरू हुई वोटिंग। गांव वालों ने वोटिंग का किया था बाइकॉट। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बुलंदशहर में वोटिंग का बाइकॉट किया गया था लोगों की तरफ से, लेकिन अब जो है वो वोटिंग शुरू हो गई है। अफसरान से बातचीत के बाद वोटिंग का अमल शुरू किया गया है। न्यूज 18 उर्दू की खबर का असर हुआ है। बुलंदशहर में आज उत्तर प्रदेश इलेक्शन के पहले मरहले के तहत वोटिंग होनी थी। जो 11 अजला की 58 सीट्स हैं उन पर वोटिंग होनी थी, उसमें बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट भी शामिल है। लेकिन आपको बता दें कि वहां पर वोटिंग नहीं हो रही थी, लेकिन अफसरान से बातचीत के बाद वोटिंग का अमल शुरू किया गया है। न्यूज 18 उर्दू ने इस खबर को दिखाया था कि वहां पर वोटिंग नहीं हो रही है, लेकिन अब तकरीबन 5 घंटे का वक्त बीत चुका है जिसके बाद ये वोटिंग शुरू हुई है। इसका असर भी काफी पड़ सकता है क्योंकि लंबा वक्त गुजर चुका है। वोटिंग परसेंटेज में इसका नुकसान हो सकता है। और एक और बड़ी खबर आ रही है, हम आपको बता दें, बुलंदशहर से जहां पर फर्जी वोटिंग को लेकर हंगामा हुआ, वोटर अपनी अहलिया के साथ गया था, इसका वोट पहले ही डाल दिया गया है। जी हां, जब वोट करने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंचे तो पता चला कि ये वोट पहले ही पड़ चुका है। तो फर्जी वोटिंग से जुड़ा हुआ मामला बुलंदशहर सदर सीट का यह मामला है, जहां बुलंदशहर में फर्जी वोटिंग का मामला सामने आया। हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं बुलंदशहर से। क्या कुछ मामला है प्रसाद ये फर्जी वोटिंग का? जी बिल्कुल, देखिए सदर सीट से वो वोट डालने के लिए मतदाता पहुंचा था अपनी पत्नी के साथ, लेकिन उसे जानने के बाद मायूसी मिली और उससे कहा गया कि उनका वोट डाल दिया गया है। इस तरीके से फर्जी वोटों का मामला भी सामने आ रहा है। हालांकि जिला प्रशासन इस मामले में जांच की बात कह रहा है, लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर उसका वोट किसने डाल दिया और उसका वोट कैसे पड़ गया, जबकि वो अपनी फैमिली के साथ मतदाता वोट डालने के लिए आया था, लेकिन उसका वोट जब तक कोई डाल के जा चुका था। बिल्कुल प्रसाद, ये तो बहुत फिक्र की बात है, चिंता की बात है कि अगर कोई वोट करने जाता है और उसे पता चलता है कि उसका वोट पड़ चुका है पहले, तो ऐसे में इलेक्शन कमीशन का क्या कुछ कहना है, जो अफसरान ड्यूटी पर हैं उनका क्या कुछ कहना है, कहां पर चूक हुई है? जी देखिए, आला अफसर साफ तौर पे कह रहे हैं कि ये जांच का विषय है और जांच की जाएगी। हालांकि अभी जांच में आला अफसर जुटे हुए हैं, लेकिन लगातार फर्जी वोटों का मामला सामने आ रहा है। किसी का नाम वोट लिस्ट से गायब नजर आ रहा है, तो ऐसे में मतदाता मायूस हो गए हैं। साथ ही जो सुरक्षा कर्मी है वो भी उनको बाहर निकाल रहे हैं, क्योंकि उनके पास जब वोट लिस्ट में नाम नहीं है तो उनके पास पर्ची नहीं अरेंज हो पा रही है, तो जिसकी वजह से उनको बाहर निकाल दिया जाता है। जी नहीं, तो ये कैसे इस तरह से हो जाता है कि जिसका वोट है वो वोट नहीं कर पाता है और जब वोट करने पहुंचता है तो पता चलता है कि उसका वोट पड़ चुका है? गलती कहां पर हो गई, कमी कहां पर रह गई? या ये ऐसे में तो दूसरे जो वोटर्स हैं उनके लिए भी एक फिक्र और चिंता होगी कि वो वोट करने पहुंचे और उनका वोट पहले ही पड़ चुका हो। जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर पे जिला प्रशासन कह रहा है, केवल एक जांच का हवाला दे रहा है कि जांच की जाएगी, जांच के बाद कार्रवाई भी होगी, जिसने भी चूक की होगी तो उसके स्तर से कार्रवाई होगी। लेकिन अब मतदाता ऐसे में क्या करेगा? मतदाता मायूस होके अपने घर लौट रहा है, जबकि मतदाता लाइनों में लगा है, लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। कतारों में खड़े होने के बाद वोटिंग का इस वक्त काफी नुकसान हुआ होगा बुलंदशहर में, क्योंकि अब जाकर वोटिंग का अमल शुरू हुआ है। प्रशांत, मैं आपको रोकना चाहूंगी, जिस वोटर ने फर्जी वोटिंग का इल्जाम लगाया है उसकी बाइट हम सुनवाते हैं लोगों को। मेरा मोहम्मद दानिश असद नाम। अच्छा, अभी आप अपनी पत्नी के साथ वोट करने के लिए आए, क्या हुआ? मैं अपनी पत्नी को लेकर आया, इनका 9वां महीने चल रहा। मैंने आप पहले वोट डालो, मैं एजेंट से बात कर अब वहाँ पता पड़ा कि मेरी वोट पहले ही गिरी हुई है। इन्होंने तो अभी गिरी है मेरी, मैं लगाता हूँ साइन करता हूँ, वहाँ अंगूठा लगूंगा मेरा। ऐसे कैसे गिर जाएगी मेरे वोट? कोई डाल सकता है? क्या मानते हैं फर्जी वोटिंग? फर्जी वोटिंग डली है, जब मैंने वोट डाली नहीं है तो मैं तो अभी लेकर आया हूँ बिल्कुल घर से जस्ट। इसकी कहीं शिकायत आप करने वाली हैं? हाँ, शिकायत होनी चाहिए इसकी कायदे में।
बिल्कुल, तो ये आपने सुना, जिस वोटर ने शिकायत की है कि उनके नाम पर किसी और ने वोट डाला है, उन्होंने साफ तौर पर इल्जाम लगाया है और ये कहा है कि इसकी जांच होनी चाहिए। प्रशांत, इस मामले में जो इंतजामिया है या फिर जो पोल है उसके इंचार्ज हैं, उन लोगों का इस मामले में क्या कहना है? जी देखिए, साफ तौर पे जिला प्रशासन एक ही बात कह रहा है कि इस मामले में जांच की जाएगी, लेकिन अब वो मतदाता ऐसे में क्या करेगा और उस जांच का उसको क्या फायदा होगा, क्योंकि वो मतदाता अपने मत का इस्तेमाल नहीं कर पाया और वो अपने दिल से जिस सरकार को चुनना चाहता था उस सरकार को वो अपने दिल से नहीं चुन पाया। जाहिर सी बात है कि 5 साल में इस तरह का मौका आता है और उस 5 साल में भी आप जब पोलिंग बूथ पर पहुंचे और आपको पता चले कि आपका वोट पहले ही पड़ चुका है, यानी कोई आपका वोट पहले ही डाल चुका है, तो आपके ऊपर क्या गुजरेगी। और फिर सिस्टम पर भी सवाल उठते हैं, इलेक्शन कमीशन और इसके अलावा जो इंतजामिया है उस पर सवाल उठते हैं कि आपके इंतजामात फुल प्रूफ नहीं है, कमी कहां पर रह गई है, ये फर्जीवाड़ा कैसे हुआ है, इस पर बहुत तहकीकात की और जांच पड़ताल की जरूरत है। फिलहाल हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मैं ऋषि मिश्रा जी आपके पास आना चाहूंगा। ऋषि मिश्रा जी, बहुत से इश्यूज पर हमने बात की और बहुत से फैक्टर पर बात की है, लेकिन वेस्टर्न यूपी की हम बात करते हैं तो इस वजह से वेस्टर्न यूपी का ये चुनाव इस बार चर्चा में है क्योंकि समाजवादी पार्टी और आरएलडी एक साथ हैं। इस गठबंधन को आप किस तरह से देखते हैं, कितनी मजबूती होगी दोनों के साथ में आने से? क्योंकि ऋषि मिश्रा जी 2017 या 19 में भी समाजवादी पार्टी कुछ पार्टियों के साथ में आई थी और कहा जा रहा था कि यह गठबंधन बहुत मजबूत है। इस बार आरएलडी और समाजवादी पार्टी के साथ वही कहा जा रहा है, तो इस इत्तेहाद को किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, 2019 में आपने देखा होगा अबू भाई की नोटबंदी और कई ऐसे विषम परिस्थितियों के बावजूद भी नरेंद्र मोदी सरकार को प्रचंड जनता का बहुमत मिला। तो ये और मैं जहां तक मैं वेस्टर्न यूपी को अभी देख रहा हूं, बहुत लोकल और पत्रकारों से हमारी बात होती है। देखिए, एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि भाजपा के विरुद्ध एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन इतना एंटी इनकम्बेंसी भी नहीं है। मतलब कहने का यही अर्थ है कि समाजवादी पार्टी के फेवर में, समाजवादी पार्टी आरएलडी के फेवर में कोई वेव नहीं चल रही है। बिल्कुल। हाँ, तो बीजेपी के विरुद्ध में भी कोई बड़ा ये माहौल मुझे उतना नहीं दिख रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि किसान आंदोलन के बाद जो आक्रोश खासकर जाट समुदाय में है, वो मतदान के दिन कितनी मतलब गुस्सा निकाल पाते हैं? क्या जो मोमेंटम किसान आंदोलन में सरकार के विरुद्ध गुस्सा जाट समुदाय का था, खासकर वेस्टर्न यूपी के किसानों का था, क्या मतदान केंद्र पे जाते जाते वो गुस्सा ठंडा हो जाएगा? क्या वह बीजेपी को वोट करेंगे या बीजेपी के विरुद्ध में वोट करेंगे? पूरे चुनावी जो फिजा है इस पे डिपेंड करता है, क्योंकि आप जानते हैं जाट, मुसलमान और गुर्जर का जो सामाजिक समीकरण का जो कॉम्बिनेशन बनता है, और चौधरी चरण सिंह के समय से ये समीकरण आरएलडी के पक्ष में काम करती रही है। 2013 में जो माहौल बने, परिस्थितियां बनी, उसके बाद ये समीकरण कहीं टूटे। ऋषि मिश्रा जी, ये भी बताइएगा, आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, जो कि 2017 के बाद से जितने भी हैपनिंग्स हुई हैं उन मोटा मोटी चीजों को देखें तो उसके बाद अब क्या लगता है इस साल किसका फैक्टर ज्यादा रहेगा? क्या रिलीजन फैक्टर पे वोटिंग ज्यादा होगी या फिर कास्ट फैक्टर पर खास तवज्जो इस बार दी जा सकती है? देखिए, किसान आंदोलन के बाद बीजेपी को जी कहीं न कहीं जो उनके जो कोर वोट बैंक जाट समुदाय हैं वो उनसे नाराज चल रहे हैं। आप अभी वेस्टर्न यूपी में अमित शाह का जो पॉलिटिकल अप्रोच था, चुनावी प्रचार का जो अप्रोच था, आपने योगी जी का देखिए, योगी जी का जो बयान आया था कि 80 बनाम 20 की लड़ाई है, अयोध्या के बाद मथुरा की बारी है। तो ये बीजेपी चुनाव को पोलराइज करने की प्रयास की है, और उसमें कितना सफल हो पाती है ये 10 मार्च को पता चलेगा। लेकिन नाराजगी है, किसानों में नाराजगी है। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि गन्ना किसानों का एक 12,000 करोड़ का बड़ा रकम जो है बकाया है। बीजेपी 2017 में चुनावी समर में कूदने से पहले उन्होंने वादा किया था कि 14 दिनों में
किसानों का जो बकाया होगा, गन्ना किसानों का उनका भुगतान होगा। बहुत से ऐसे इशू है, बिजली का इशू है, वहां सबसे महंगे दर पे बिजली किसानों को उपलब्ध सरकार कराती है। बहुत से इशू है, महंगाई है, बेरोजगारी है। कहीं न कहीं बीजेपी के विरुद्ध में एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन बड़ा एंटी इनकम्बेंसी मुझे नहीं दिख रहा है। चलिए, तो एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिख रही है। हमारे साथ सुचि विश्वास भी जुड़ी हुई है, जो कि कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन है। सुचि विश्वास जी, ये बताइएगा, जिस तरीके से देखे बहुत टाइम से कांग्रेस पावर रिटेन नहीं कर पाई है, लेकिन जो एक खास बात मुझे इस वक्त लगती है कांग्रेस की तरफ से, जो कि वुमेन रिप्रेजेंटेशन को कांग्रेस ने बढ़ाया है, जो कि ये पहली पार्टी होगी जिसने इतना ज्यादा परसेंटेज दिया है। तो क्या इस फैक्टर से आप क्या वोटिंग और जो सीट्स हैं उनको गेन कर पाएंगे? सुचि विश्वास जी, क्या आप सुन पा रही हैं हमें? तो लगता है हमारी आवाज, जी बिल्कुल साहिबा, लग रहा है हमारी आवाज सुचि जी तक नहीं जा रही। मैं मोहम्मद अब्बास साहब आपके पास आना चाहूंगा। अब्बास जी, जो बात ऋषि मिश्रा जी से पहले कह रहे थे कि किसानों का तो अपना एक मसला रहा और एक आंदोलन चला, लेकिन खासतौर से वेस्टर्न में गन्ना किसानों का एक हमेशा से इशू रहा है, चाहे वो पिछली हुकूमत रही हो या उससे पहले की सरकारें रही हो, कि गन्ना किसानों का मसला आखिर हल क्यों नहीं होता है? ये इशू हमेशा क्यों बाकी रहता है? सरकारें इधर ध्यान क्यों नहीं देती हैं? जी अब्बास साहब, मसला तो देखिए बराबर लगा रहेगा, हर साल आते, हर साल समस्या आती हैं। लेकिन आप देखिए, समाजवादी सरकारों में जितना गन्ने का मूल्य बढ़ता था, जितना गन्ने का भुगतान होता था, जितनी चीनी मिलें लगाएंगी समाजवादी सरकारों में, भारतीय जनता पार्टी ने तो उसका 10% भी नहीं किया। एक चीनी मिल लगाई हो, भुगतान कितना लंबा बकाया है, किसानों को छापे मारे गए, ट्यूबवेलों में मीटर लगा दिए गए, गांव-गांव मीटर लगा दिए गए। अखिलेश यादव जी ने कहा कि हम 300 यूनिट किसानों को बिजली फ्री देंगे, ट्यूबवेल का मीटर फ्री करेंगे। आपाशी लगान हमारी सरकारों में माफ था। कृषि पे तमाम तरह की जो कल्याणकारी योजनाएं थी वो अखिलेश यादव जी के समय में थी। भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ लूट खसोट ये करने का काम किया। थोड़े से 36,000 करोड़ रुपए बांट दिए किसानों में, और वो भी अपने अपने किसानों में बांटे, उससे आम गन्ना किसानों को मतलब 9 लाख करोड़ रुपए गुजराती व्यापारियों का, अडानी अंबानी जैसे लोगों का नरेंद्र मोदी ने माफ किया। उसमें कोई चर्चा नहीं करता देश में। 9 लाख करोड़ रुपए। तो लगता है मोहम्मद अब्बास से हमारा राब्ता मुनक़ते हो गया है। नहीं बोल रहे हैं। जी कंटिन्यू कीजिए। नहीं मेरा राब्ता है, मेरा चल रहा है। देखिए, किसानों में आक्रोश कितना है, किसान जातियों में आक्रोश कितना है। अब्बास साहब, मैंने सवाल तो यही किया ना, अब्बास साहब, मैंने सवाल यही किया कि गन्ना किसान जो है इसी सरकार में नहीं, पिछली सरकारों में भी नाराज थे। जो 2017 से पहले की सरकारें थी उससे भी नाराज थे गन्ना किसान, और उनके मसले हल नहीं हुए थे 2017 से पहले भी। मैं अबू हुरैरा भाई, मैं वही बता रहा हूँ कि किसी भी सरकारों में डंडा बजाते हुए अपने एमपी एमएलए पिटते हुए इस टाइम जो माहौल है, भाजपा को कोई विधायक सांसद गांवों में नहीं घुस सकता। डट बज रहे, पथराव हो रहा है। ऐसी पूरी परिस्थिति, इतना नाराज किसान न कभी था, और मैं समझता हूँ कि भविष्य में कोई सरकार भी इतना डिसीजन नहीं लेगी जितना भारतीय जनता पार्टी ने किसान विरोधी कार्य करा है। किसानों को रौंद डाला। किसानों के बच्चे, पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसानों के बच्चे जाते हैं फौज में, एक भर्ती नहीं करी इन्होंने, एक भर्ती नहीं करी। लेकिन अब्बास साहब, जिस तरीके से हमने अखिलेश यादव को प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में देखा, वो किसानों के मुद्दे को हमेशा उन्होंने उठाया, वो एक लाल रंग की पोटली लेके भी चलते थे। तो ऐसा नहीं लगता आपने किसानों के मुद्दे की वजह से और मुद्दे जो है साइडलाइन हो गए, सिर्फ किसानों के मुद्दे की वजह से ही आप दोबारा से लोगों की इत्तेहाद हासिल कर पाएंगे? अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। समाजवादी पार्टी हो या लोकदल पार्टी हो, ये किसके अनुयायी रहे? चौधरी चरण सिंह के। चौधरी स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह पूर्व प्रधानमंत्री ने किसानों की आवाज को बल दिया था, उसी वजह से आज किसानों की बात होती है।
मुलायम सिंह यादव हो, अजीत सिंह हो, एक दत्तक पुत्र थे, एक पुत्र थे, और हमारी पूरी की पूरी आइडियोलॉजी किसानों के लिए है। पहले किसान है। चौधरी साहब कहते थे कि देश की खुशहाली का रास्ता खेत और खलिहानों से होकर जाता है। आज खेत खलिहानों की कोई बात नहीं करता। आज खेत खलिहानों को अडानी अंबानी जैसे नहीं, बदकिस्मती तो यही है कि खुशहाली की बात सब करते हैं लेकिन खुशहाली कहीं दिखती नहीं है। खुशहाली कहीं दिखती नहीं है। अब्बास साहब, खुशहाली की बात सबने की है और पहले भी खुशहाली की बातें होती रही हैं कि अच्छे दिन आएंगे और जी, लेकिन वो खुशहाली और वो अच्छे दिन दिखे नहीं। मेरठ से करनाल एक्सप्रेस वे बना, मेरठ से सारा इसी 58 सीटों में गुजर रहा है। आपका आगरा से लखनऊ का एक्सप्रेस वे बना, हर जिले पे मंडी की व्यवस्था की, किसानों की उपज उस पर प्रावधान है बाकायदा, क्योंकि सरकार ने तो सब बंद कर दिया। सरकार मौजूदा सरकार तो उस पर बाकायदा प्रावधान था। एक्सप्रेस वे के निकट जो जितने जिले थे उसमें मंडियां बनेगी, उपज जाएगी और किसान की उपज 24 घंटे में देश के इस कोने से उस कोने तक पहुंचाने का काम होगा। इसीलिए तो अब्बास जी, वादे तो कई हैं आपकी पार्टी की तरफ से, लेकिन सुचि विश्वास से सवाल ले लेते हैं। सुचि विश्वास हमारे साथ आ गए हैं। सुचि जी, जिस तरीके से मैं पहले पूछ रही थी कि इस बार जो वुमेन रिप्रेजेंटेशन को आपने बढ़ाया है वो एक अच्छी पहल हो सकती है, तो क्या जो पिछले बार की जो पोजीशन रही है कांग्रेस की, क्या इस बार आपको लग रहा है कि इन वादों से और खास करके खवातीन का जो बढ़ावा दिया है उससे फायदा पहुंचेगा आपकी पार्टी को? क्या यूपी में कुछ कर पाएगी आपकी पार्टी? देखिए, फायदा और नुकसान देखकर ये फैसला नहीं लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने जो जहर देश के अंदर बो दिया है, समाज को जो प्रधान मुख्यमंत्री स्वयं 80 और 20 का रेशियो मंच पर बैठकर एक राष्ट्रीय टीवी पर बताते हैं, तो आप ये समझ सकती हैं कि चाहे वो बाहुबली टेनी को, अभी किसान की बात हो रही थी, टेनी को बगल में खड़ा लखीमपुर नरसंहार आरोपी का वो पिता है, अभी तक सरकार ने उसे बर्खास्त नहीं किया। तो एक ऐसी सरकार जो निरंकुश है, एक ऐसी सरकार जो दंगाइयों को समर्थन देती है, एक ऐसी सरकार जो विज्ञापन जीवी है, एक ऐसी सरकार जो महिला किसान जवान की विरोधी है, एक ऐसी सरकार जो रोजगार और गरीबी पर बात नहीं करना चाहती, तो समाज को इतने हिस्से, इतने टुकड़ों में भारतीय जनता पार्टी ने बांट दिया है। जो संघ की जहरीली मानसिकता है, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्त्री, दलित और अल्पसंख्यक विरोधी विमर्श है, उससे लड़ने का एकमात्र तरीका ही यही है कि हम जेंडर बेस्ड पॉलिटिक्स की बात करें, हम इक्वलिटी की बात करें, हम महिलाओं की बात करें। क्योंकि जब कोई महिला सशक्त होती है तो वो समाज सशक्त होता है। उसको आप सिर्फ दलित के तौर पर या मुस्लिम के तौर पर या आदिवासी के तौर पर देखें। एक महिला एक परिवार का आधार होती है, एक जिला, एक तहसील, एक ब्लॉक का आधार होती है। इसी मानसिकता को ध्यान में रखते हुए 40% महिलाओं को टिकट दिया गया और ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि महिलाओं के लिए नया मैनिफेस्टो लाया गया। अब कल देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो परसों मैनिफेस्टो लॉन्च हुआ है, कांग्रेस के मैनिफेस्टो को पूरा कॉपी कर लिया है। तो ये वो लोग हैं जिनके पास मौलिकता नाम की कोई चीज ही नहीं है। ये सिर्फ उपद्रव जानते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ विज्ञापन जानते हैं। जो लोग यासिर जिलानी जी की शहादत के जो इल्जाम लगा रही हैं सुचि जी कि बीजेपी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को कॉपी कर लिया है। देखिए, एक हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहावत है, मुंह जोर जीवी। जो मुंह से सिर्फ बोलने की आदत होती है, बड़बोला होता है वो। ये बोलते बोलते, अभी हमारी प्रवक्ता मित्र हैं, बहन हैं, इन्होंने बोलते बोलते पहले आपने भारतीय जनता पार्टी पे कटाक्ष किया, भारतीय जनता पार्टी की नीति पे कटाक्ष किया, बोलते बोलते आप आरएसएस जैसी जो राष्ट्र समर्पित संगठन है, उत्तर प्रदेश के लोग आपके माध्यम से सुने कि कांग्रेस की सोच आरएसएस के लिए क्या है। ये आरएसएस को दलित विरोधी बता रही है, महिला विरोधी बता रही है, इंसान विरोधी बता रही है। ये कांग्रेस का चरित्र है। कांग्रेस का चरित्र उन लोगों पे सवाल उठाना जो राष्ट्र के जो लोग अभी बीजेपी छोड़ के गए वो भी तो यही बात कह रहे हैं यासिर जिलानी जी, बिना किसी फायदे के लिए काम करते हैं, वो आरएसएस के समसेवक हैं। जो विपदा की घड़ी में आपके साथ खड़े होते हैं वो आरएसएस है, जो आपके लिए बाढ़। जी यासिर जिलानी जी, जो लोग अभी बीजेपी छोड़कर गए, समाजवादी पार्टी या कांग्रेस दूसरी पार्टियों में जुड़े, उन्होंने भी यही कहा कि बीजेपी जो है दलितों का ख्याल नहीं रखती है। जी जी, और जहां वो गए हैं वहां पे उनका कितना ख्याल रखा गया है उस पर चर्चा करेंगे, बड़ा लंबा समय चला जाएगा। लेकिन एक जवाब में ये जो थूक के चाटने की प्रकाष्ठा वाली विचारधारा जो लाल टोपी है उसके बारे में बता दूं।
कल उसका एक उदाहरण आप ही लोगों ने दिखाया है कि उसके एक नेता ने अपने ही कार्यकर्ता को छेड़ा है और आज शायद वो जेल चला गया है। यह है समाजवादी पार्टी का चरित्र। कल वीडियो चल रही है, हर जगह वीडियो वायरल है, ये है समाजवादी। इसलिए उत्तर प्रदेश के लोग डरते हैं इस तरह की विचारधारा को दोबारा से लाने में। महिलाएं सुरक्षित नहीं है। जब आपके संगठन में काम करने वाली महिला सुरक्षित नहीं है तो आप प्रदेश को क्या सुरक्षा दे पाएंगे? कल आपने देखा है कि किस तरीके से एक वहां का नेता लाल टोपी धारण किए हुए उस नेता ने महिला के साथ छेड़खानी करी और उस वो महिला देखिए, मैं उसको कोट नहीं करना चाहता हूं, वो मुस्लिम महिला है और आप यहां बैठ के बात कर रहे हैं। चरित्र हनन करने वाली पार्टी जो गुंडों को महिलाएं तो पूरे स्टेट में सेफ नहीं है, महिलाएं तो पूरे स्टेट में सेफ नहीं है। बड़ी बड़ी बातें कर रही है। अपराध की जननी अगर कोई एक पार्टी हिंदुस्तान में है वो है समाजवादी पार्टी, जिसके मुखिया कहते हैं कि लड़कों से गलतियां हो जाती हैं रेप जैसे घिनौने कांड करने के बाद। रामवृक्ष यादव जिसने मथुरा के तत्कालीन एसपी को मारा था, वो दृश्य उत्तर प्रदेश के लोगों के सामने जब आता है तो उत्तर प्रदेश के लोगों की रूहें कांप उठती हैं कि गुंडागर्दी अगर किसी एक सरकार में चरम सीमा पे थी तो वो समाजवादी पार्टी थी। समाजवादी पार्टी के रिजिम में उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा थाना नहीं था जिसके एसएचओ बिका नहीं करते थे, कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं था जिसमें करप्शन चरम सीमा पे था, कोई ऐसे डिपार्टमेंट नहीं था जिसमें बिना घूस। तो ये हिजाब का मामला कौन उठा रहा है? बीजेपी अगर मुस्लिम महिलाओं के साथ है तो हिजाब का मामला कौन उठा रहा है? 50% से ज्यादा करप्ट मंत्री अपने घर में बिल्कुल जिस तरीके से हिजाब का मामला सामने आया, प्रधानमंत्री कुछ बोल सकते थे इस बारे में जब उनकी स्पीच पार्लियामेंट में चल रही थी, उन्होंने कुछ नहीं बोला। क्यों, क्या आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से मुस्लिम्स को साइडलाइन किया जाता है? कोई भी इशू हो उस पर बीजेपी के लोग एक पॉजिटिव वे में बोलते हुए कभी नजर नहीं आते हैं। मैं जवाब दे देता हूं। मैं अगर आप मुझसे पूछ रही हो तो मैं जवाब दे देता हूं। आप जिस हिजाब की बात कर रहे हैं, एक स्कूल के घटना को लेके जब दूसरे लोग उस छोटी सी बच्ची के कंधे की का सहारा लेके राजनीति करते हैं तो क्या उस पर सवाल नहीं उठाया जाएगा? हम यूनिफॉर्म की बात करते हैं, हम यूनिटी और इक्वालिटी की बात करते हैं। स्कूल से हमने भी पढ़ाई करी, आपने भी पढ़ाई करी और पैनल में बैठे हमारे मित्र ऋषि मिश्रा ने भी पढ़ाई करी है, जो बार-बार कल से। ठीक है, लागू नहीं होता। अब्बास साहब जवाब दे रहे हैं जी। अरे आपका चरित्र उसी के नेता ने अपनी महिला कार्यकर्ता को किस तरीके से छेड़ा है ये भारत के लोगों ने देखा है। आप बोलने के लायक नहीं, आपको शर्म आनी चाहिए कि आप इस तरह की चर्चा कर रहे हैं। आपका रिप्रेजेंटेटिव आपको शर्म आनी चाहिए कि आपकी एक बहन को आपके नेता ने छेड़ा है कल, और आप किस मुंह से वोट मांग रहे हैं? किस मुंह से आप उत्तर प्रदेश में उस सरकार के ऊपर उंगली उठा रहे हैं जिसने करप्शन के मामले में जीरो टॉलरेंस है, अपराध के मामले में जीरो टॉलरेंस है? क्या बात करते हैं आप? आपको शर्म आनी चाहिए। आप जैसे लोगों ने समाजवादी पार्टी में रह के अपनी बहनों को छेड़ने और छड़वाने का काम शुरू कर रखा है। चलिए ठीक है, देखिए आज इल्जाम और जवाबी इल्जाम का वक्त नहीं है। ठीक है, आज इम्तिहान का वक्त है, आज इम्तिहान का वक्त है। जो आवाम अपने जहन में मुद्दों को लेकर जा रहे हैं वोट करने के लिए, किसके हक में वोट करेंगे, किसके हक में जाते हैं, ये 10 तारीख को सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, सारी चीजें सामने आ जाएंगी। मैं ऋषि मिश्रा जी आपके पास आना चाहूंगा। ऋषि मिश्रा जी, 2017 और 22 में जो बदलाव है जिस पर हम बहुत फोकस कर रहे हैं, इस बदलाव को किस तरह से आप देख पा रहे हैं? क्या वाकई में इन 5 सालों में जो माहौल है वो कुछ हद तक बीजेपी के अगेंस्ट गया है, या फिर ये माहौल जो है वाकई में समाजवादी पार्टी की तरफ जाता दिख रहा है, या फिर जमीनी सतह पर ऐसा कुछ नहीं है? बदलाव कितना देखते हैं आप? देखिए, कोई भी सरकार 5 साल रहती है तो एंटी इंकम्बेंसी रहता ही है। और जिस प्रकार से कोरोना संक्रमण काल में उत्तर प्रदेश सरकार का अप्रोच था, आपने भी देखा होगा, मां गंगा के आंचल में लाशें तैर रही थी। शुरुआती दौर में सरकार का कुप्रबंधन था, लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि बाद में सरकार ने इसको गंभीरता से लेते हुए कोविड का मामला देखिए, कोई भी सरकार रही हो, बीजेपी कांग्रेस, जहां जो सरकार रही, सब एक तरह से फेल रही थी इसमें। जी बिल्कुल फेल रही। तो उत्तर प्रदेश में इसका एक इम्पैक्ट था, किसान आंदोलन का इम्पैक्ट है, महंगाई चरम पे है। इससे बीजेपी के प्रवक्ता भी ऑफ द रिकॉर्ड इनकार नहीं कर सकते हैं। बेरोजगारी दर, सरकार का ही रिपोर्ट है कि बेरोजगारी दर अभी अपने चरम पे है।
आपको खुदरा महंगाई दर देख लीजिए, आप किसानों की आमदनी, अब जो बीजेपी के प्रवक्ता है उनसे पूछिए कि 2022 में आपने वादा किया था किसानों की आमदनी दुगुना कर देंगे, 2022 तो फरवरी 2022 में हम लोग हैं, क्या किसानों की आमदनी दुगुना हो गई? तो बहुत से इशू हैं जो कहीं न कहीं सरकार के विरुद्ध माहौल बनाने का काम करती है। लेकिन ये इस बात से भी सहमत है कि अखिलेश और आरएलडी के पक्ष में एक बड़ा वेव नहीं चल रहा है, अंडर करेंट उनके लिए है, लेकिन एक बड़ा जो वेव होता है, यदि सरकार के विरुद्ध बहुत बड़ा एंटी इनकम्बेंसी होता है तो अपोजिशन जो पार्टी जो मुख्य लड़ाई में होती है उनके पक्ष में बड़ा वेव होता है। लेकिन मुझे खासकर यदि वेस्टर्न यूपी में देखें तो बड़ा वेव नहीं दिख रहा है। लेकिन जाट समुदाय यदि अपनी नाराजगी, बिल्कुल, तो लगातार वोटिंग जारी है। अब देखना ये होगा कि कितने लोग किसके हक में वोट करते हैं और 10 तारीख को पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। हालांकि आज जो 11 अजला में वोटिंग हो रही है उसमें 53 सीटें वो मेजॉरिटी में बीजेपी रही है, तो ऐसे में अब देखना ये होगा कि बीजेपी कितनी सीटें रिटेन कर पाती है। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया, आगे भी आपसे जुड़ते रहेंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत, लेकिन फिर से लौटेंगे, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।